नमस्कार, राम राम भाई। क्या हाल चाल आप सभी के? तैयारी तो ठीक है, चल ही रही होगी आपकी। तो 2017 वाले पेपर के हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन था कि CO2 जो है उसके मानवोद्भवी उत्सर्जन के कारण जो भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन कौन सी गैस मतलब संभावित स्थान हो सकते हैं। तो कहीं से भी अगर थोड़ा सा भी अगर CO2 रिलीज हो रहा है तो वो फिर सारे हो जाएंगे इसमें, है ना। पॉसिबिलिटी वाला सीन देखना है इसमें। तो कुछ ट्रिक्स वगैरह थी, कुछ टैक्टिक्स थी, कुछ रूटीन फॉलो करती है यूपीएससी, वो चीजें थी। तो सब उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब आ जाओ सीधे 26वें क्वेश्चन पे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ठीक है, तो वेरी इजी ना, भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच में संबंध सुधारने के लिए बटलर कमेटी 1927 में आई थी। सीधा सीधा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में ये आपको सीधा सीधा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इतना वो है नहीं। केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, राष्ट्रवादी प्रेम पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, ये सब बटलर कमेटी का उद्देश्य था नहीं। भारत सरकार और देशी राष्ट्रों के बीच में संबंध सुधारने के लिए बटलर कमेटी 1927 में आई थी। इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। अब देखिए आगे। कभी कभी, और यूपीएससी के पेपर में ये वाला जो टर्म है ना, कभी कभी समाचारों में, आपको हर साल के पेपर में मिलेगा, है ना। तो क्या है क्वेश्चन कि कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता, बात कर रहे हैं घरेलू की। तो घरेलू अंश आवश्यकता, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का जो संबंध है वो किससे है इनमें। ठीक है, अब देखो, बात घरेलू की हो रही है, और इसमें पहले स्टेटमेंट देखो, हमारा देश, अपने देश की बात कर रहे हैं। हमारे देश में जो होगा वो तो घरेलू ही होगा ना, बाहर की तो बात नहीं कर रहे हम। जैसे क्या कह रहा है कि हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से, यानी कि हम अपने देश में अपने लिए सौर शक्ति का उत्पादन करें, हमारे देश में बात हो रही है। लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि हमारे देश में विदेशी टीवी। भाई जब बात कर रहा है कि घरेलू अंश आवश्यकता की, यानी कोई घरेलू चीज है, उसको लेकर के हमें डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट वर्ड यहां पे यूज कर रहा है, तो सोचने वाली बात है ना कि इसमें विदेशी टीवी की बात आ गई। एक बाउंड्री को क्रॉस करके किसी दूसरे देश की बात आ रही है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट देखो कि हमारे देश में खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने से संबंध में, इससे तो दूसरे देशों की आवश्यकताएं पूरी होगी ना, हमारे देश की आवश्यकताएं पूरी होंगी नहीं, नहीं ना। घरेलू आवश्यकता की बात कर रहा है, मैं अपने घर की बात करूंगा, एक प्रॉपर जिस एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ उसकी अगर मैं बात करूँ तो वो घरेलू है ना। तो इंडिया की मैं बात करूंगा तो इंडिया में घरेलू अंश आवश्यकता यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अन्य देशों को निर्यात करने से वहां की जो फूड, जो प्रोडक्ट है, उनकी जो नेसेसिटी है, जो आवश्यकता है वो पूरी होगी। गलत करो। इसके बाद में विदेशी शिक्षा संस्थाओं को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति देने से, भाई विदेशी संस्थाएं भारत में अगर आएंगी तो फायदा उन्हीं का होगा ना। हार्वर्ड आ रही है इंडिया में तो हार्वर्ड का फायदा होगा ना, आईआईटी का तो फायदा नहीं होगा ना। तो इसको भी गलत करो। आईआईटी बाकी देशों में जाए, जैसे दुबई में खोल दिया गया है, तब अच्छी बात है। कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है वो विदेशों में जाकर के वहां पर कमाल कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। बाहर वाले इंडिया में आए, ये कहाँ अच्छी बात होगी ना। फिर इससे घरेलू आवश्यकता थोड़ी ना पूरी होंगी। ये वाला मामला भी गलत। और दूसरा स्टेटमेंट तो जानबूझ करके बनाया गया कि विदेशी टीवी चैनलों को अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस देने से संबंधित है, तो ये भी गलत है। इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, WTO जो है, जैसे आपने पढ़ा ना, WTO, ट्रिम्स, TRIMS, है ना। तो इसमें जैसे क्या होता है कि ऐसे समझो पहले वाले स्टेटमेंट को कि जैसे इंडिया सिलिकॉन की आवश्यकता के लिए चाइना के ऊपर निर्भर है, क्योंकि चाइना में रॉ मटेरियल अच्छी खासी मात्रा में उसको निकाला जाता है। सिलिकॉन को चाइना से इंडिया खरीद रहा है, तो जो आयात निर्भरता है भारत की चाइना के ऊपर सिलिकॉन को लेकर के, उसको कम करने से इसका संबंध है। ठीक है, WTO ट्रिम्स इसका अक्सर इस वर्ड का यूज करते हैं। तो घरेलू अंश आवश्यकता अगर नहीं भी आ रहा हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके कि भाई इंडिया की कोई घरेलू आवश्यकता है पूरे करने वाला यहाँ पे कोई स्टेटमेंट ढूंढना है, पहला स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही वाइड स्टेटमेंट है। तो ठीक है, हमें पहले स्टेटमेंट के साथ जाना चाहिए। ठीक है, इसका अंग्रेजी भी देखोगे ना तो उसमें क्या क्या लिखा गया है, देखिए भाई। इसमें फॉरेन की बात हो रही है, इसमें एक्सपोर्ट की बात हो रही है, इंडिया से कोई चीज बाहर जाएगी, फिर यहाँ पे परमिटिंग फॉरेन की बात हो रही है, तो फिर मामला तीनों में गलत हो जाएगा ना। और पहला स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से किए जाते हैं। ठीक है, तो
मैं एक सिंपल से बात बता देना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन है वो कल्चर की बात करेगा, एजुकेशन की बात करेगा, व्यापार की बात करेगा। ये परमाणु सुरक्षा झमेले इन सब में यूएन कभी नहीं पड़ता, कभी भी नहीं। दूसरा, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। और फिर इसके बाद में नीचे वाला स्टेटमेंट देखिए, इसमें भी इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल क्या लिखा है कि द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी किसी संस्था की बात हो रही है। ये एक संस्था की बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या समझाया गया है? नहीं फंस रहा मामला तो काटो, डिलीट करो, ये इसको क्रॉस करो कि नहीं ये तो गलत होगा। और क्योंकि ऊपर वाले में मैंने फिर कहा कि यूनाइटेड नेशन है, ऐसे चक्रों में नहीं पड़ता है, ऐसे कि परमाणु वाले मामलों में वो नहीं पड़ता है, वो सीधी सीधी बात करता है। इसके लिए उन्होंने अलग से कह रखा है कि आप अपने अपने ग्रुप बनाओ, वो चलते रहते हैं, वो एक अलग सिस्टम है। बट यूनाइटेड नेशन जो है वो परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये सब वो नहीं करता है, ठीक है। ये वाला मामला यहाँ पे गलत होगा। फिर देखो यहाँ पे एक नई चीज बताता हूँ। जनरली पीरियोडिकली वर्ड जो है वो नेगेटिव की तरफ जाता है। किस तरह से नेगेटिव? जैसे मैंने बताया ना आपको, जैसे कि एंड नोट हो गया, बट नॉट हो गया, जैसे ड्रास्टिकली हो गया, हमने पहले ही पढ़ा था इसे, ठीक पहले वाले जो 25 क्वेश्चन कर रहे थे, मेरे ख्याल से 14वां सवाल था मेरे ख्याल से। तो वहां पर भी ये वाला मामला था कि ड्रास्टिकली, पीरियोडिकली, ये क्या होता है, जनरली स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बनाते हैं और नेगेटिव साइड की ओर धकेलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्या जाएगा? डी। तो ये जो आवधिक रूप से है यहाँ पे नेगेटिव तरह काम करता है और यहाँ पे गलत होगा, इसका ऑप्शन जाएगा डी। ठीक है। इसके बाद में आ जाइए आगे, वो बहुत इजी सवाल है कि जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है उसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, पेंशन उसी को मिलेगी जो कर्मचारी होगा। और एनपीएस में कौन आते हैं? राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हो। जिस दिन अधिसूचना जारी कर दी गई उसके बाद में अगर वो आए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उनको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। अब केवल निवासी भारतीय नागरिक को नहीं, भाई जो नौकरी नहीं करेगा उसको कैसे पेंशन मिलेगी? ना, नहीं मिलेगी। केवल 21 से 55 वालों को। भाई 60 साल के बाद में तो आदमी 60 साल पे तो रिटायर होता है, उसके बाद में मिलती है ना पेंशन। ये वाला स्टेटमेंट गलत, ये वाला स्टेटमेंट सही। और क्या करे, सशस्त्र सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2004 को या उसके बाद में आया है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन्होंने इन्हें क्यों इंक्लूड किया जानबूझ के? ये तो ये आपको सिर्फ पागल बनाने के लिए किया गया है। और 1 अप्रैल 2004 वाला जो मामला है ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ईयर के साथ इन्होंने दे रखा है, ये वाला मामला इसमें नहीं होगा। तो इसके बाद में इसको क्रॉस करिए, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? केवल एनपीएस में क्या होगा कि सरकार ने जो अधिसूचना जारी कर दी है, जो मतलब पहले वाले जो है ना, जो इस अधिसूचना वाली जो तारीख से पहले जो आए हैं उन पे एनपीएस लागू नहीं होगी, उन्हें ओपीएस ही मिलेगी। तो एनपीएस और ओपीएस में यही फर्क है कि ओपीएस जो पहले से चली आ रही थी, 2004 से पहले जो लगे हैं उनको मतलब सरकार ने जिस दिन अधिसूचना जारी करके कहा कि भाई हम इस साल से के बाद में जो लगे हुए जितने भी सरकारी कर्मचारी है उन पे जो है एनपीएस लागू होगी। ठीक है, ओपीएस जो शुरू से काफी वर्षों से आ रहा है, जो जो 1990 में 92 80 जब वो नौकरी लगे थे, उन पे एनपीएस जो है वो लागू नहीं होगी। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो देखिए करते हैं, आइए विचार करते हैं। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से बहती है। ठीक है। दूसरा क्या है कि रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है। फिर क्या है कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। ठीक है। तो तीस्ता नदी जो है वो किस में जाकर के मिलती है? ये जाकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर जाती है ना। जब तीस्ता चली जाएगी तो फिर ब्रह्मपुत्र कहाँ जाएगी भाई? है कि नहीं है? ब्रह्मपुत्र विलीन हो गया, तो तीस्ता किस में गिरती है? ब्रह्मपुत्र के अंदर गिरती है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट जैसे आप गलत करोगे केवल दो आपका सही हो जाएगा कि रंगीत नदी जो है, फिर से आ सकता है, यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करता है, फिर से आ सकता है। जो रंगीत नदी है वो सिक्किम में होती है और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। ठीक है। और इन दोनों का उद्गम अलग है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल और तीस्ता नदी का उद्गम स्थल तो अलग अलग है। अब आपको होमवर्क क्या है कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थल क्या है और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल क्या है। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र इनका उद्गम स्थल तो याद होना ही चाहिए, बहुत बेसिक है। नदियां इन्हीं तीन नदियों से शुरू होती है इंडिया में, है ना, जैसे गोदावरी हो गया साउथ में। तो
बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है जिससे डेंगू संचारित होता है। बिल्कुल बेसिक, अगर आपने थोड़ी सी भी अगर पढ़ी होगी साइंस तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट सही है। और जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण संबंध संभव है, बिल्कुल संभव, बिल्कुल संभव है ये। तो इसमें एक और दो सही हो जाएगा। साइंस का सवाल है, नहीं भी आया तो मामला केवल एक और दो नहीं, दोनों ही सही वाले मामले में आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, दोनों ही सही हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब आ जाओ आगे। मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस का मानक चिन्ह अनिवार्य है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है इसमें। और इसके बाद में क्या है कि एक मारक खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन, और आप इसे क्या करोगे, गलत। जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अब क्यों गलत किया है कि भाई जब आपने कह दिया कि एग मार्क जो है एफएओ जारी नहीं करता है, तो जारी कौन करता है, तो कौन करता है इसको जारी, डायरेक्टोरेट, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, ठीक है। डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन जो है वो इसको जारी करता है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, वो इसको जारी करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहाँ पे पहला जो आपका ऑप्शन है केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। हो गया इतना, ठीक है। और जैसे इसमें लिखा है ना कि मैंडेटरी, तो कई की मैंडेटरी है, एक्सट्रीम बताया गया है। क्या होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को आप पढ़ो, कह रहा है कि बीआईएस इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब, सही तो बात है ना भाई, कि अगर आप अच्छी क्वालिटी के टायर और ट्यूब नहीं बनाओगे तो एक्सीडेंट ज्यादा होने की रीजन फिर नहीं होंगे, ज्यादा नंबर ऑफ एक्सीडेंट बढ़ेंगे ना। तो मैंडेटरी है भाई, ये चीज मैंडेटरी है, ये सुरक्षा के हिसाब से मैंडेटरी है। आप इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही कह रहा है, कि पॉजिटिव वे में ये बात कर रहा है मैंडेटरी होने की, है ना। और यहाँ पे फिर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये वाला मामला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, इसमें केवल एक सही हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में देखिए कि राष्ट्रीय कृषि बाजार एनएएम, अब पढ़ो इस क्वेश्चन को कि एनएएम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को कार्यान्वित करने का या कि लाभ क्या है। यानी एनएएम करके सरकार कुछ मार्केट में कुछ ऐसी नई स्कीम, कुछ नया ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर के आई है, तो उसके लाभ क्या है। ये कृषि वस्तुओं के लिए क्या है, ये कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। इट इज ए पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि संपूर्ण भारत के किसानों को इससे लाभ मिलेगा कि एक कीमत रहेगी, निश्चित कीमत रहेगी, उस कीमत में लाभ मिलेगा। पहले होता क्या था कि जैसे चावल अगर है कहीं ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उनको ज्यादा लाभ मिलता, जहाँ चावल का प्रोडक्शन कम हो रहा है वहां चावल की गुणवत्ता के हिसाब से उनको फिर कम मिलता, मतलब पैसा। बट अभी क्या है कि यहाँ पर आपको एक फिक्स मार्केट मिलेगा, उस मार्केट में अलग अलग फिक्स प्राइस मिलेंगे कि ये वाला चावल इतने का, ये चावल इतने का, इतने में आप बेचिए। तो किसी को इससे नुकसान नहीं होगा, किसी को इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा, एक बीच का बैलेंस वाला मामला स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो सभी भारतीयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, ठीक है, सही बात भी है। आप यहाँ आओ, अपना जो माल है खेत का जो आपने उगाया है वो बेचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ है, जिसमें उन्हें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है, सही बात भी है, सही बात भी है ना, कि गुणवत्ता बिल्कुल खराब है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि राजस्थान में चावल मिल रहा हो बट उसका प्रोडक्शन कम हो, और फिर जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ में चावल होता है अच्छी खासी मात्रा में, हाड़ौती क्षेत्र में भी कुछ एरिया में चावल होता है, ये बोल के डिनाई कर दे कि नहीं साउथ का चावल ज्यादा अच्छा होता है, या साउथ साउथ में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है इसलिए हम उनको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, क्योंकि आप हमारी डिमांड को पूरा नहीं कर पाओगे इसलिए हम आपका चावल तो नहीं खरीदेंगे, वो सब तो गलत होगा ना। जबकि वो हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, है ना। तो उसमें क्या होगा कि जैसा प्रोडक्ट है उसकी उसकी क्वालिटी के अनुसार यहाँ पे उसकी खरीदी या बेची होगी, तो इसमें एक और दो जो दोनों हैं वो सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यह दोहा विकास एजेंडा ट्रिप्स और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और प्रतिबद्धता को यह दोहराता है। तो देखिए अब इसमें सीन क्या है,
ये क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपकी एजेंडा मान लोगे, आप ट्रिप्स समझौते को मान लोगे, इसमें ये नहीं लिखा कि भारत इसका अंग है, भारत इसका भाग है, भारत इसको बाध्यकारी है, ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत जो बातें की गई है, जैसे मतलब मुझे ये कहे कि कोई भी ऐसी बात, जैसे मुझे ये कहा गया कि आपको डेली 6 बजे उठना है, आप कोशिश करिए कि 6 बजे उठोगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे, तो मैं ये कहूँ कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तो उन्होंने जो कहा है उस चीज को मैं मानने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है मैंने, कि हाँ मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है मैंने अगले दिन 2 दिन 3 दिन कोशिश भी की हो सकता है मैं 6 बजे नहीं उठ पा रहा हूँ, बट मैं 6:30 बजे उठ रहा हूँ। बट मुझे, मैं उस चीज को लेकर के प्रतिबद्ध तो हूं ना। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज है कि हाँ प्रतिबद्ध हो सकता है, कि अगर इनके पास कुछ अच्छा है, कुछ पॉजिटिव चीज है, तो मैं इस चीज के लिए प्रतिबद्ध हूँ, ये अच्छी चीज है, और ये दोनों अच्छी चीज ही हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है, तो ठीक है, भारत इसमें मानेगा इसको कि मैं प्रतिबद्ध हूँ। अगर कोई बाध्यकारी चीजें होगी तो वहां में मैं प्लस माइनस वाला मामला चलेगा, अदरवाइज मैं इसको इस बारे में सोचूंगा कि हाँ नहीं ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ। फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में जो आईपी राइट्स है उनके लिए एक नोडल एजेंसी है। अब एजेंसी लिखा है यहाँ पे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत हो जाएगा, कि नहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन, कोई मिनिस्ट्री, ये सब दिया गया, बताया था कि हर बार गलत होता है, तो ऐसा वाला मामला यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो DIPP है उसका यही काम है भैया, उसका यही काम है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के विनियमन के लिए ये एक नोडल एजेंसी है। और यहाँ पर होगा क्या कि एक और दो जो है वो मामला एकदम फिट बैठेगा, और क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में आ जाइए आगे, कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। तो अब देखो, आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि आप किसी भी जानवर का तो शिकार कर ही नहीं सकते ना, सोचने वाली बात है ना। और फिर दूसरा देखिए, भाई यहाँ पे क्या है, भारतीय जंगली गधा, वाइल्ड, आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हो, और यहाँ पे एक वाइल्ड डंकी है आपके पास, क्या आप उसका शिकार करोगे? नहीं ना। तो दो तो सही होगा ही होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब घड़ियाल की वैसे संख्या कम है भारत के अंतर्गत, चंबल नदी के आसपास घड़ियाल मिलते हैं, एक दो जगह और वहां पे घड़ियाल मिलते हैं, आप उसको क्यों मारोगे? ये वैसे ही बेचारे संख्या में कम है, तो आप इसका भी शिकार नहीं कर सकते, आप जंगली भैंसे का भी शिकार नहीं कर सकते। वाइल्ड की बात हो रही है ना, यहाँ पे वाइल्ड की बात हो रही है भाई। जब चीजें पहले से ही कम है संख्या में, ये सारे तीनों की तीनों जानवर कम है। देखो चिकन विकन के लिए क्या होता है कि वो पोल्ट्री में प्रॉपर रहता है, और उनका प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, ये बड़े जानवर है, इनका लाइफ स्पान जो है वो बड़ा होता है, रिप्रोडक्शन में टाइम लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ने में टाइम लेते हैं। चिकन विकन में क्या होता है कि उनका जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू चलता रहता है, तो वहां दिक्कत नहीं है, आप इतने बड़े जानवरों को नहीं मार सकते भाई। तो अगर आपको नहीं भी पता है, ये सब ऐसे बरगलाने के लिए दिए गए आपको कि वन्य जीव सुरक्षा फलाना ढिमकाना तिप्पे विधि उपवन में अधीन है कि नहीं है, नहीं भाई, आप किसी भी जानवर को नहीं मार सकते ऐसे, नहीं मार सकते। और बात किन जानवरों की हो रही है, ये पालतू जानवर है क्या तीनों के तीनों? सोच के देखिए ना, मुझे तो नहीं लगता कि तीनों पालतू जानवर है, नहीं ना। तो तीनों पालतू जानवर नहीं है तो आप इनको कैसे मार लोगे भाई? ठीक है, नहीं मार पाओगे ना, तो इसको भी नहीं शिकार कर सकते, इसका शिकार नहीं कर सकते, इसका भी शिकार नहीं कर सकते, इसमें क्या हो जाएगा, डी। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है इसमें, बड़ा इतना सोचने वाला नहीं है ये, बस पढ़ना होता था, और कम से कम 10 सेकंड में ये सवाल हो जाना चाहिए था आपका। इन कर्तव्यों को, किन कर्तव्यों को, मूल कर्तव्यों के विषय में कौन कौन से संबंध सही है, किसके रेफरेंस में, भारतीय नागरिकों के संबंध में। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है कि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया है, नहीं भाई, ऐसा कोई सीन है ही नहीं। ऐसा कोई सीन है क्या, बताओ मुझे, नहीं ना, कोई विधायी प्रोसेस नहीं है, मानना है तो मानो, परिवर्तित नहीं कर सकते ना। ए लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दिस ड्यूटीज, एनफोर्स नहीं कर सकते आप, या आम आदमी पे छोड़ दी गई है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ साथ परस्पर संबंधित है। नहीं भाई, लीगल ड्यूटीज, विधिक कर्तव्य क्या है, लीगल ड्यूटीज, लीगल ड्यूटीज के साथ ये संबंध नहीं है। ठीक है, ये क्या है, पहले क्या है, नॉट इन्फोर्स, आप इन्फोर्स नहीं कर सकते इसको मानने के लिए, मूल कर्तव्य बता दिया कि ये मूल कर्तव्य है, मानो या ना मानो आप पे, या आपके ऊपर है भैया। जैसे 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देने वाली बात हो गई, तो भैया आप पढ़ाओगे तो ठीक है, नहीं पढ़ाओगे तो बच्चे तो अनपढ़ रह ही रहे हैं भाई, है ना। इन्फोर्स नहीं कर सकते आप, सरकार उस चीज के लिए जागरूकता फैलाएगी, इन्फोर्स नहीं कर सकते आप। और लीगल ड्यूटीज अलग होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग होती है भाई। ठीक है, लीगल ड्यूटीज अलग होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग अलग होती है।
क्या होता है कि जैसे राष्ट्रीय स्मारक है तो उसका संरक्षण करना मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज है। बट नियमों का, सड़क पे नियमों को जो पालन करना वो मेरी विधिक कर्तव्य है, लीगल ड्यूटी है मेरी। मैं तोड़ूंगा उस नियमों को तो मुझ पे चालान लगेगा, जुर्माना लगेगा, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है, एक दूसरे से संबंध नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या होगा आपका आंसर, ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, संबंधित नहीं है और ना ही ये इन्फोर्स कर सकते आप इसको, तो एक और दो इसमें सही हो जाएगा। अब राधाकांत देव साहब है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, तो सही बात है, थे ही ये तो। गुजुलू लक्ष्मी नरसिंह चेट्टी जो मद्रास महाजन सभा के, नहीं, इसके थे आर, नहीं नहीं सॉरी, एस रामास्वामी मुदलियार, ठीक है। एस रामास्वामी मुदलियार साहब जो है वो गुजुलू लक्ष्मी नरसिंह चेट्टी के जो सॉरी क्या है, सॉरी सॉरी, मद्रास महाजन सभा के जो संस्थापक कौन थे, एस रामास्वामी मुदलियार। और मैं बता चुका हूँ कि मद्रास महाजन सभा भी, मैंने वो हिस्ट्री वाले जो वीडियो बना रहा हूँ वहां पे अभी कल ही मैंने इसमें इसके बारे में बताया, वहां पे जो वीडियो अपलोड किया, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए फिर, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, तो ठीक है, सही बात है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब अगर यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो आप, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपको पता है तो एक तो इसमें एलिमिनेट होगा कि ये तो नहीं होगा, ठीक है। राधाकांत देव साहब भी याद ही रहते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, थे। तो इसमें एक नंबर भी सही है, तो इसमें भी नहीं होगा। अब एक और तीन तो होगा, दो वाला 50-50 वाला मामला है। फिर मैं वही बता रहा हूँ, यूपीएससी जनरली तीनों ऑप्शन सही कभी नहीं करती है, करती नहीं है भाई। 10 में से अगर 9 बार वो नहीं कर रही है तो आप जाओ ना। आप किसी किन्हीं दो के बारे में श्योर हो, तीसरे के बारे में आप श्योर नहीं हो, तो ठीक है भाई, जाओ जाओ, एक एक को छोड़ दो, ठीक है। तो एस रामास्वामी मुदलियर और अनादि चरीलू, इसका एक और दी, अनादि चरीलू, अनादि चरीलू, ठीक है। हो गया इतना। अब देखिए, जैसे संस्थापक जो होता है ना, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, संस्थापक जो होगा ना, संस्थापक, संस्थापक जनरली क्या होता है, वो एक ही होता है। जनरली क्या होता है कि एक, जैसे मैं बैठा बैठा मेरे दिमाग में थॉट आया कि इस तरह से मैं एक संगठन बनाता हूँ, मैं एक ऐसी एसोसिएशन बनाता हूँ, सभा बनाता हूँ, मैं ऐसा कोई ग्रुप बनाता हूँ। फिर मैं उस चीज को आगे डिलीवर करूंगा अपने दो चार दोस्तों के साथ, फिर वो ऐसे करते करते एक ऑर्गेनाइजेशन बनना शुरू होगा। तो संस्थापक जनरली क्या होता है, एक या दो, ज्यादा नहीं होते, एक दो तीन इतने होते हैं। बट देखो क्या होता है कि जैसे ये बन गई मद्रास महाजन सभा, अब इसका कोई अध्यक्ष तो रहा होगा ना, इसका कोई सचिव तो रहा होगा ना, इसका कोई जनरल सेक्रेटरी तो रहा होगा ना, महासचिव, इसका कोई कोषाध्यक्ष तो रहा होगा ना। अब ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम वही था, थोड़े टाइम तक अध्यक्ष ये रहा होगा, फिर कोई और चेंज हो गया होगा, फिर कोई और चेंज हो गया होगा। सचिव का भी तो यही सीन है, जनरल सेक्रेटरी का भी तो यही सीन है, चेंज होते रहेंगे। नंबर ऑफ चेयरमैन, नंबर ऑफ सेक्रेटरी, नंबर ऑफ जनरल सेक्रेटरी बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि हमारे पास एक अच्छी खासी लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो जनरली अगर ऐसा कभी भी आए कि संस्थापक संस्थापक तब आपको क्या करना है कि अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार 50-50 खेल सकते हो कि यार मैं, चलो मुझे नहीं पता है तो मैं सही मान लेता हूँ इसको, या जैसा भी है। बट अगर अध्यक्ष की बात आए, सचिव की बात आए कि फलाना फलाना आदमी इसका प्रथम अध्यक्ष था, या ये प्रथम ना लिखे, ये लिख दे कि इसका सचिव थे, इसके सॉरी, महासचिव थे, इसके कभी कभी अध्यक्ष रहे, इस मामले में, तो आप उसको सही करके आओगे। आगे हम करेंगे 18 वाले पेपर में, 19 वाले पेपर में, तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि जनरली ऐसा कोई मामला आ रहा है कि इसका, या ये पूछ ले कि ये इस समिति के सदस्य थे। भाई ऐसी कोई समिति बनी जिसमें 100-150 सदस्य बन रहे हैं, उन्होंने कोई एक नाम उठा करके डाल दिया, सिंपल है ना। अब जाओ, टफ है कैटेगरी का, टफ कैटेगरी का सवाल है कि नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरफ तो मैंने बता दिया कि संस्थापक जहां देखे सही मार्क क्या हो, फिर इसमें मैंने ये भी बता दिया कि एक दो तीन 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 ऑप्शन अगर दे रखे हैं तो जनरली सारे सही नहीं होते, तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन तो गलत करने के वाले भी होते हैं, है कि नहीं है। फिर इसमें यार ये है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और राधाकांत देव साहब है, जनरली पता होता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का तो पता ही पता होता है। तो आप फिर 50-50 वाला मामला है, कम से कम एलिमिनेट तो कर दो। तो आप या तो किन्हीं दो के साथ जाओगे या फिर सारे के साथ चले जाओगे, ठीक है। नहीं आ रहा तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर आप कोशिश ये करना है भविष्य में अगर आए संस्थापक अध्यक्ष ऐसा कुछ मामला फंसे तो सबके साथ ही जाना आप लोग। एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो कोई बड़ी ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट
एम्बॉडिड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता जो है उसकी बात नहीं की गई इसमें, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है, किसकी चीज की? सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है भारत की उद्देशिका में। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके। अब देखिए आगे वाला, भारतीय गुणवत्ता परिषद क्यूसीआई यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्यूसीआई के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो क्या बताना है आपको? तो निम्नलिखित में से कौन से कदम से क्यूसीआई का गठन भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा किया गया था? ठीक है, और चेयरमैन ऑफ क्यूसीआई इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि आप लोगों का जो सो कॉल्ड ट्रिक्स है ना, वो धड़ाधड़ गंदे तरीके से एकदम डिस्ट्रॉय होने वाला है। और डिस्ट्रॉय इसलिए होने वाला है क्योंकि क्यूसीआई का जो गठन है ना, भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि किया गया था, भारत की कोई गुणवत्ता परिषद है तो ऑब्वियस सी बात है उसको में भारत सरकार का तो रोल होगा ही ना। उसने पर्टिकुलर मिनिस्ट्री नहीं दी है, याद रखना, इन्होंने पर्टिकुलर मिनिस्ट्री नहीं दी है भाई। इन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द इंडियन इंडस्ट्री जो है ना, इंडियन इंडस्ट्री, भारत का जो उद्योग है, उनके द्वारा मतलब कुछ लोगों का एक ग्रुप रहा होगा। इन्होंने पर्टिकुलर ये नहीं कहा कि फिक्की, फिक्की के बारे में नहीं कहा कि ठीक है इसकी स्थापना फिक्की ने की है, नहीं भाई। इन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग के द्वारा कुछ लोगों का समूह रहा होगा। और कौन कौन है इसमें? भारत सरकार के द्वारा। तो भारत सरकार ही तो करेगी ना भारत की गुणवत्ता के लिए। अब लेकिन आप ऐसा सोचोगे कि यार इंडिया का नाम दिया गया है इसमें, इंडियन इंडस्ट्री का नाम दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा ऐसा कभी भी मामला फंसता है तो हम गलती करते हैं, नहीं। आपको रुकना है यहाँ पे, पोज लेना है, सोचना है कि क्यूसीआई का गठन भारत सरकार, इन्होंने ये नहीं कहा कि भारत सरकार की फलाना फलाना मिनिस्ट्री, एसोचैम, फिक्की, इन्होंने किया, नहीं। इन्होंने कहा भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसलिए ये वाला मामला यहाँ पे क्वेश्चन जो आंसर क्या हो जाएगा? सही। और बहुत ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय गुणवत्ता की बात हो रही है और भारत सरकार की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं मामला जब प्रधानमंत्री पर आता है ना, तो आप देखेंगे यूपीएससी के जितने भी जनरली जितने भी ऑप्शन बनते हैं वहां पे अगर ऐसा कोई लिखा गया कि प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, प्रधानमंत्री इसका ये वाला काम करते हैं, तो वो जनरली स्टेटमेंट सही होता है, क्योंकि यूपीएससी कभी प्ले नहीं करेगी, वो जनरली इतने बड़े पद पर इस तरह के स्टेटमेंट नहीं बनाएगी कि नेगेटिव स्टेटमेंट वो कभी नहीं बनाती, कभी भी नहीं बनाती है, कभी भी। पीवाईक्यू करने का यही फॉर्म, एक शॉर्ट फॉर्म होता है। और ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आप सोचोगे कि ठीक है मेरा पीवाईक्यू होगा, भाई ऐसे नहीं होगा। आपको कम से कम खुद से कम 5 बार करना पड़ेगा। मैं आज ये 2017 का पेपर आपको करवा रहा हूँ, ये वीडियो जो बन रही है उस समय 2017 का क्वेश्चन पेपर मैं लगभग 7-8 बार कर चुका हूँ, मेरी आंखों से निकल चुका है बार बार। अलग अलग मैंने पीडीएफ निकलवा करके उनमें पेन चला चुका हूँ। हर बार मुझे ऐसा लगता है कि अरे तो नया वाला मामला है, हर बार लगता है। टाइम है 3-4 महीना है अभी भी है, आप लोग इसको आराम से करो, ईमानदारी से करो, मन से करो, पूरी लगन से करो, सीखने की कोशिश करनी है। मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, बट फॉलो भी बहुत ईमानदारी से करना है कि यार कहना क्या चाहता है। स्तुतियों की बात कर रहा है, रिकमेंडेशन की बात कर रहा है। ठीक है, रिकमेंडेशन की बात कर रहा है, किस किस की? उद्योग द्वारा सरकार को की गई जो रिकमेंडेशन, प्रधानमंत्री द्वारा इसका अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, एक चैम्बर बनेगा उसमें कुछ चेयर, कुछ लोगों के एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज, वो एक 4-5 लोग रहेंगे उसमें, वो लोग डिसाइड कर लेंगे ठीक है कि ये इसको अध्यक्ष बना दो। तो इसमें दो क्या है कि मामला इसमें 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ, भारत सरकार और भारतीय उद्योग की बात हो रही है, यहाँ पे किसी मिनिस्ट्री की बात नहीं हो रही है। तो जैसे ये मामला यहाँ पे ऐसा आएगा, आपको यहाँ पे सही करना है इसको। भारत में लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का प्रयोजन क्या है? भाई ऑब्वियस सी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात, बहुत ही सोचने वाली बात है। और जैसे ही आप इसको करोगे मामला एकदम फिट बैठ जाएगा। लघु वित्त बैंक और लघु व्यवसाय, ठीक है, सही तो चल रही है कहानी, लिंक तो हो रहा है। लघु जो व्यवसाय है, टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस इन, तो स्मॉल बिजनेस यूनिट जो है उनको ऋण की पूर्ति के लिए ही तो लघु वित्त बैंक स्थापित किए गए, ताकि बड़े बैंकों पर इसका ज्यादा वो वर्कलोड ना हो। सही बात है, वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, जिसमें एक नहीं है उसको काट दो यार। लघु और सीमांत कृषकों को ऋण, मेरी वो वाली बात, कौन सी वाली बात आप लोग याद नहीं करते, पढ़ते नहीं बिल्कुल भी यार आप लोग, गुस्सा आता है फिर यार ऐसे, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। वीएन सेक्शन, गाइस वीएन सेक्शन, वीएन सेक्शन में कौन कौन आते हैं? मैं फिर यार कितना याद करूँ, एससी, एसटी, महिला, बच्चे, कौन, बुजुर्ग, कौन, पीएच फिजिकली चैलेंज, इसके अलावा कौन, एलजीबीटी क्यू, तलाकशुदा, और
इसके बाद में विधवा, और कौन आ गया, ओबीसी, और इसके अलावा कौन रह गया, इसके अलावा ऐसे, हाँ ठीक है, श्रमिक, ठीक है, लघु और सीमांत कृषक, इसके अलावा कौन रह गया, ग्रामीण। ये है समाज का वल्नरेबल सेक्शन, जिसको आप इजीली टारगेट कर सकते हो भाई। आप समाज के छोटे मोटे वर्ग को इजीली टारगेट कर सकते हो, कोई भी एक लॉलीपॉप देकर के आप उनको बहका सकते हो। तो मैं फिर कह रहा हूं कि यूपीएससी कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनाती जो वीएन सेक्शन, वीएन सेक्शन से मेरा मतलब एस सी एस टी, बच्चे, महिलाएं, ग्रामीण, पीएच, एलजीबीटी क्यू, ओबीसी, श्रमिक, कृषक, इनके छोटे दुकानदार, ठेला लगाने वाले, ये सब इनके अपोजिट ऐसा कोई स्टेटमेंट बनाए, वो नहीं बनाती यूपीएससी। यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट बनाएगी नहीं। तो लघु और किसान श्रमिक सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करता है, तो बिल्कुल करता है। लघु की यहाँ पे बात हो रही है, और छोटे किसान सीमांतों को ऋण की आपूर्ति के लिए ही तो इसको बनाया गया है, लघु वित्त बैंकों को। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो जिसमें दो नहीं है उसको भी काट दो। अब या तो एक और दो सही है, एक दो तीन सही है। युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप सोच के देखो, व्यापार जनरली क्या होता है, किसी कस्बे लेवल पे, छोटे शहर पे, टाउन शहर या फिर जिला स्तर पे, इस तरह से जनरली हम स्थापित करते हैं ना व्यापार को, क्योंकि वहां से कनेक्टिविटी फिर ज्यादा रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यापार स्थापित करने का कोई मतलब, फिर विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्यों भाई, शहरी क्षेत्रों में क्यों नहीं। वो तो obvious ये बात है ना कि लघु वित्त बैंक है, उसकी ब्रांचेस जो होंगी वो एक ब्रांचेस तो भाई शहर में लगेगी नहीं लगेगी ना। तो क्या शहर में गरीब नहीं रहते क्या, वो तो obvious सी बात है ना। तो यहाँ पे क्या है कि टू एनकरेज, क्या लिखा है, टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली, इन्होंने क्या है कि इसको स्पेसिफिक बना रहा है कि रूरल रूरल एरिया। कि भाई अर्बन वालों ने क्या कर दिया यार, क्या कर दिया अर्बन वालों ने, सोचने वाली बात है ना। तो जानबूझ करके यूपीएससी यहाँ पे स्टेटमेंट डाल दी है। आप युवा देख करके थोड़े पिघल सकते हो कि यार युवा वाली बात हो सकती है या सरकार लोन लेगी, लेकिन वो कह रहा है कि विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र नहीं होगा भाई, साथ में कौन सा अर्बन एरिया भी होगा, क्योंकि सारे अर्बन एरिया भी भाई एकदम भले फले फूले नहीं है। टाउन जो होते हैं वो टाउन लगता है वो, क्योंकि उसमें थोड़ा जनसंख्या ज्यादा है, कुछ दुकानें ज्यादा है, बस वही वाला मामला है ना। बाकी तो टाउन टाउन ही है ना। तो वहां पर भी क्या होगा, इन बैंकों की आवश्यकता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें आपका क्या होगा, एक और दो इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी स्टेटमेंट, वेरी इजी, इसमें इतना कुछ करने वाला है नहीं, तो घबराने का नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर आज ये अपने पास आ गया कि आवास और शहरी विकास पर एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन एपीएम सीएचयूडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। आओ करते हैं। तो भारत में जो पहला एपीएम सीएचयूडी भारत में 2006 में संपन्न हुआ था, और जिसका विषय था उभरते शहरी रूप, नीति और प्रतिक्रिया और शासन संरचना। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ यार। एक बात बताओ, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको 6 महीने का करंट अफेयर तो याद होगा। 6 महीने का करंट अफेयर आपको कितना प्रतिशत याद होगा, आपको लगभग 70% करंट अफेयर याद होगा, इससे ज्यादा आपको याद हो नहीं सकता है। अगर आपको इससे ज्यादा याद है तो आप इंसान नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, आप में कोई स्पेशल सुपर पावर है, आप सुपरमैन हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं, आप इंसान नहीं है। ठीक है, आप तुक्केबाजी करके आंसर कर देंगे तो एक अलग बात होती है, अदरवाइज 70% से ज्यादा याद नहीं रहता है। ये 2006 की बात कर रहा है भाई, कितना याद कर लेगा एक आदमी यार, सोचने वाली बात है ना। 21 साल का हो गया, ग्रेजुएशन कर ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे दुनिया भर की चीजें याद होगी, नहीं होती भाई। फिर उसका विषय, तो यूपीएससी के लिए ये ऐसे स्टेटमेंट बनाना बहुत इजी होता है कि वो कुछ भी एक ईयर डाल करके उसको गलत कर देगी तुरंत प्रभाव से। यहाँ पे 2006 की जगह 2007 कर देती है, 2009 कर देती है, 2012 या 1991 कर देती। तो इनके लिए ज्यादा इजी होता है इस चीज को सही या गलत करना। तो यूपीएससी जब भी इस तरह से पुराने स्टेटमेंट में, इस तरह से स्टेटमेंट में पुरानी डेट डालती है, पुराना ईयर डालती है, इससे पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं ऊपर। तो ओल्ड ईयर जहां पे भी फंस रहा है आपका ओल्ड ईयर, आप भाई साहब बिना सोचे समझे इसको गलत करोगे, क्योंकि यूपीएससी आपसे ये चाहती नहीं है, ये नहीं चाहती है आपसे कि आप इसमें इतना डिटेल में जाओ इसके। नहीं भाई, जानबूझ करके इसको इतना बड़ा स्टेटमेंट बनाया गया है कि देखो प्रथम। अब लगेगा क्या, आपको क्या लगेगा, आपको यही फील होगा कि यार इस एग्जामिनर ने क्या किया है कि बहुत ही स्पेसिफिक बना रहा है इस क्वेश्चन को। कैसे, इन्होंने लिखा कि प्रथम, क्या प्रथम, एपीएम सीएचयूडी, ये जो सम्मेलन हुआ, मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2006 में, कहाँ, भारत में। फैक्ट, पहला फैक्ट भारत में, दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट क्या, 2006 संपन्न हुआ। विषय, अब विषय भी इन्होंने ये दे दिया।
दोनों फैक्ट फैक्ट डाल करके एग्जामिनर आपको श्योर करने की कोशिश कर रहा है कि पहला स्टेटमेंट इसको इतना ऐसा दे दो कि बच्चा श्योर हो जाए। हमें श्योर होना ही नहीं है भाई, क्योंकि हम क्या कर चुके हैं, पीवाईक्यू कर चुके हैं। और जैसे हम लोगों ने पीवाईक्यू किया, हम कह देंगे नहीं भाई गलत है, एकदम गलत है। वो कह रहा है कि इंडिया होस्ट ऑल द एनुअल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस, भारत सभी ऑल वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलनों की मेजबानी एडीबी, एपीसी और आसियान की सहभागिता से करता है। आप अगर एक साल से भी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह का कोई तो कोई सम्मेलन आप लोगों ने कभी तो सुना ही होगा। अगर आपने जब भी ऐसा सम्मेलन सुना होगा, आपको हिट करेगा। जब आवास और शहरी विकास पर बात हो रही है, इसी की बात हो रही है, आपने तो सुना ही होगा ना यार कि कुछ वाइड लेवल का मामला है, कुछ वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है। तो भारत सभी कर रहा है, एशिया की बात हो रही है, भारत ने ठेका ले रखा है इन सब सारी चीजों का। आप एडीबी भी ले आए, आप अपेक भी ले गए, आप आसियान भी ले गए, मतलब बाकी देशों में कुछ नहीं होगा। सारा जो मामला होगा, जो वार्षिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर होंगे। ठीक है, भारत इनकी मेजबानी करेगा। क्यों भाई, G20 की नहीं होती यार, अलग अलग देशों में होती है। सोचने वाली बात है ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जब वो दुनिया के देश आपस में जब बनाते हैं इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो बारी 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 क्या होता है, सब देशों में इनकी मीटिंग्स होती है, सम्मेलन होते हैं, एक देश में नहीं होता। गलत करो भाई, जैसे ही आप इसको गलत करोगे क्या हो जाएगा, इसमें एक और दो आंसर आ जाएगा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट वह का गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त करने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, समर्पित दल कार्यकर्ताओं के समूह को। तो इसमें चौथा तो होगा नहीं। लोकतंत्र क्या करता है, लोकतंत्र क्या करता है कि साधारण और पुरुष और जो महिलाएं हैं उनकी बुद्धि और उनके चरित्र को क्रियाशील बनाता है। वो उनको मौका देता है, क्या देता है, उनको मौका देता है कुछ करने का, आगे बढ़ने का। वो उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनको अधिकार प्रदान करता है जिससे वो कुछ करें। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, यूपीएससी की रिपीटेड थीम है, फिर से भी इसमें सवाल आ सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको ध्यान रखोगे। ठीक है, कैसे होगा यार, चलो छोड़ो इसको, क्या है इसमें, बता तो चुका हूँ वीएन सेक्शन। ठीक है, यूपीआई के बारे में क्वेश्चन है, तो मैं ये सब नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा मैं यूपीआई पढ़ रहा हूँ। यूपीआई समझ गए आप लोग, दुनिया भर का पेमेंट आप यूपीआई से कर रहे हो, कैशलेस तो हो ही गया समाज अब। को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की अधिक संभावना है। ठीक है, तो यूपीआई का हम जो यूज कर रहे हैं उससे क्या होगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होंगे। ठीक है, लगभग 2 दशकों से पूरी तरह भौतिक मुद्रा यानी करेंसी जो है उसका स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी। एक बार मान लो कि हमें नहीं पता, तो दूसरा दूसरा स्टेटमेंट देखो। अब कह रहा है पूरी तरह से, कंप्लीटली, क्या कह रहा है कि पैसा खत्म ही हो जाएगा मार्केट से यार। फिजिकल जो करेंसी है, जो नोट है, उसको क्या करेगा, टोटली रिप्लेस कर देगा। वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। कैसे कर दोगे भाई आप, पैसे को आप कैसे रिप्लेस कर दोगे। गांव का एक गरीब बेचारा आदमी जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से पैसा कमा रहा है, वो कहाँ फोन चला पाएगा, कहाँ वो फोन खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा ना वो। कहाँ वो ट्रांजेक्शन कर पाएगा। उसका बैंक का खाता हो सकता है, जनधन खाता उसका, मान लीजिए मैंने हो गया कि फ्री में उसका एक खाता खुल गया, उसमें कुछ पैसा होगा, बट वो मोबाइल फोन को यूज नहीं कर पाएगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इंटरनेट को। तो ये क्या है कि स्टेटमेंट पूरी तरह से एक्सट्रीम है। यूपीआई यूज करने से एफडीआई का क्या रोल है, मुझे ये बताओ। कह रहा है कि एफडीआई इनफ्लो में वृद्धि होगी। भाई एफडीआई का क्या सीन होगा भाई, एफडीआई वाला मामला तो सरकार का और बाकी विदेश से उससे जुड़ा होता है। मेरे यूपीआई यूज करने या ना करने से एफडीआई में इसका क्या रोल है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बाहर से, अगर भारत सरकार ने अलाउ कर दिया तो एफडीआई होगा, अदरवाइज नहीं होगा, सिंपल है। तो एफडीआई में भी भारी वर्दी, फिर कह रहा भारी वर्दी होगी। आपको कैसे पता भारी वर्दी हो जाएगी, आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद का आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कि बहुत अच्छा ऐसे ही होगा और अच्छा ऐसे नहीं होगा। नहीं कर सकते ना, अनुमान है जो कि गलत है। निर्धन व्यक्तियों को सब्सिडीज का डायरेक्ट ट्रांसफर बहुत प्रभावकारी हो जाएगा। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। सब्सिडीज कहाँ आ रही है, मुझे ये बताओ, सब्सिडीज कहाँ आ रही है, मतलब हमेशा से सब्सिडी किस में आती है, खाते में आती है ना। तो यूपीआई करने से ऐसा क्या स्पेशल हो जाएगा। तो ऑलरेडी खाते में तो आ रही है ना भाई, सब्सिडी किस में आ रही है, बैंक अकाउंट में तो आ रही है। जब बैंक अकाउंट में ऑलरेडी सब्सिडी आ रही है तो यूपीआई करने से क्या, यूपीआई तो एक
क्या है कि ये एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। वो आपको पैसा ट्रांसफर करने की एक टेक्निक दे रहा है कि इस तरह से आप पैसा ट्रांसफर करो। इससे क्या होगा कि ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल मोबाइल वॉलेट की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आप यूपीआई के थ्रू सीधा ही क्या करोगे, पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। अब आ जाओ आगे। कभी कभी मैंने कहा था यूपीएससी इस चीज को बहुत फॉलो करती है, पता नहीं कितना प्रेम है इसको। इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल, याद कर लेना चारों की चारों। ये क्या, इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द जो है वो किस संदर्भ में आते हैं? तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो सारे के सारे जो शब्द है ना आपके, ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध करने, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, इसके लिए ये सारे आते हैं नासा के क्या है ये सारे के सारे क्या है, उनके नासा के प्रयोग हैं। ठीक है, इवेंट होराइजन यानी ब्रह्मांड का ज्ञान उनसे संबंधित है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। और आगे क्या करना है कि भारत में कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है कि प्राय समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? तो इसको अगर अपन लोग अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करें तो, with reference to agriculture in India, how can the technique of genome sequencing often seen in news be used in the immediate future? तो कह रहा है कि एग्रीकल्चर इन इंडिया, हाउ कैन द टेक्निक, जो जीनोम सीक्वेंसिंग की जो तकनीक है, जो इसको मतलब कैसे यूज कर सकते हैं भविष्य में। ठीक है, अब क्या मामला ये देखो, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की है, साइंस टेक का क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोधक और सूखा सहिष्णु के लिए आनुवंशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग किया जा सकता है। तो किया जा सकता है, इसीलिए तो जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। रोग प्रतिरोधक पौधे हमको मिले तो अच्छी बात है ना, इसीलिए तो जीनोम के साथ जीन, पौधे का जो जीन है उसके साथ हेरफेर करके, छेड़छाड़ करके अगर बढ़िया पौधा बना रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है, बढ़िया है। यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को, बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई पौधा है वो पहले 6 महीने में पक रहा था, अभी वो अगर 5.5 महीने या 4 महीने में पक रहा है तो अच्छी बात है ना ये तो। अगर बशर्ते यहाँ पे क्या होना चाहिए कि पौधे की क्वालिटी उसका प्रॉपर मेंटेन रहनी चाहिए, उसमें उसी लेवल का न्यूट्रिशन होना चाहिए। अगर ऐसा है कि ऐसा संभव है, प्रयोग करने पर ही हमें चीजें हमारे सामने, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है भाई। तो अगर ऐसा होता है कि कोई नई किस्म है वो उसमें विकसित करने में लगने वाला समय अगर कम हो गया है तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और फिर एप्लीकेशन की बात हो रही है दोनों में, इसमें एप्लीकेशन, ये भी एप्लीकेशन, इसका प्रयोग फसलों में पोषण रोगाणु संबंधों को समझने के लिए, तो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कि इट कैन बी यूज टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप, अच्छी बात है, पता लग सकता है इससे। तो ठीक है, इस वजह से क्या होगा, सारे मामला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, साइंस टेक का क्वेश्चन है, संभावनाएं जहां पर देखे सही करके आओ, जहां संभावना देखे सही करके आओ। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहती है। सबसे मोर आपको सबसे कॉन्फिडेंट वाला जो आंसर है वो लगाना आपको। ठीक है, जो प्रॉपर लक्ष्मीकांत लिखा है यार, ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा है भाई। अब आ जाओ आगे। भारत में, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच में संबंध सही है? तो ठीक है, अधिकार और कर्तव्य। ठीक है, तो अधिकार जो होते हैं ना, जो मूल राइट जो होते हैं वो क्या है, कर्तव्यों के साथ क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक, उनसे राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। ठीक है, राइट है तो ड्यूटी भी होनी चाहिए ना, अधिकार है तो ड्यूटी भी होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं अपने अधिकार का गलत फायदा उठा रहा हूँ, मैंने कह दिया कि भाई मुझे तो यहाँ, मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है, मैं कुछ भी जाकर के कर रहा हूँ, या मुझे जीने का अधिकार है और मैं जाकर के बस स्टैंड को तोड़ फोड़ रहा हूँ, वो तो नहीं होगा ना। मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं जो राष्ट्रीय जो स्मारक है, जो स्थल है, मैं उनका सम्मान करूँ, है ना। भारत के संविधान के संदर्भ में निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? तो संविधान के निर्माताओं का जो मत है वो किससे प्रतिबिंबित होता है? यूपीएससी का फेवरेट है यार, उद्देशिका से। उद्देशिका बनाई इसीलिए गई थी कि पूरे संविधान को अगर समझना है, वो कुछ शब्दों में समझना है, तो आप उद्देशिका पढ़ो, समझ जाओगे। अब आ जाओ आगे। यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा करते हो तो सड़क मार्ग से करते हो, तो आपको अपने मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर के भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर के गुजरना पड़ेगा? तो जो कोहिमा है वो कहाँ है? नागालैंड। नागालैंड से आप कहाँ पे आओगे? असम में। असम से आप फिर आओगे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से आप कहाँ पे आओगे? उड़ीसा में। उड़ीसा के बाद आप कहाँ पे आओगे? आंध्र प्रदेश में।
तो जैसे आंध्र प्रदेश में आप आओगे फिर कहाँ आओगे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद आप कहाँ आओगे, केरला में। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 राज्य हो गए। अब कहना है कि कम से कम कितने राज्यों में, यानी कि कोशिश ये करनी है कि बाउंड्री से होते हुए और मैं कम से कम स्टेट ज्वाइन कर लूँ, करते हुए और मैं कोटाइम तक आ जाऊँ, कोहिमा से। कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। अब देखो, कुछ कुछ ऐसा वाला मामला है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला असम है, यहाँ पे नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पे क्या है, ये वाला त्रिपुरा। तो नागालैंड से मुझे जाना है कोटायम। तो मुझे मालूम होना चाहिए ना कि कोटायम है कहाँ, तो कोटायम कहाँ पे, केरला के अंतर्गत। तो मैं सबसे पहले, नागालैंड है यहाँ, ये रहा, असम में जाऊंगा सीधा। ऊपर नीचे क्या क्या करूँ, मैं कोशिश करूंगा ना सीधा रास्ता चुनूं, सीधा असम में यहाँ आऊंगा, यहाँ से वेस्ट बंगाल शुरू हो जाएगा, सिलीगुड़ी वगैरह। यहाँ से मैं वेस्ट बंगाल आऊंगा। वेस्ट बंगाल के ठीक बगल में कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा से ठीक नीचे कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ठीक नीचे, अब वाला ये वाला मामला कहाँ फंस रहा है, देखो। अब मैं कहाँ आ गया, इंडिया में नीचे। यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे तमिलनाडु है और यहाँ पे केरला है। तो मैं यहाँ से सीधा होते होते यहाँ पे आ जाऊंगा ना, केरला में। केरला में क्या है, कोटायम। कोटायम क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसमें फिर 7 राज्य हमको पार करने पड़ेंगे अगर मैं कोहिमा से आ रहा हूँ तो। ठीक है, तो इसलिए आपको कोटायम जो है वो याद होना चाहिए। भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्री परिषद के कर्तव्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो वेरी फेमस है ना ये तो। जो एडजर्नमेंट मोशन जो होता है उसके माध्यम से पर्सन पूछना ना पूछना, और अनुपूरक पर्सन, तो पर्सन पर्सन ये दोनों तो होंगे इस नियंत्रण रखने के लिए, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्थगन प्रस्ताव, ये भी तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसमें। ये वाला क्या हो जाएंगे इसमें, 1 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं अभी आपके। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आगे की वीडियो में बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसको इतना देख लीजिएगा। सीखने समझने वाली वो चीजें हैं, रिपीट कर रहा हूँ मैं, कुछ नया नहीं सिखा रहा। जो पैटर्न अभी तक मैंने समझाने की कोशिश की वो सारा का सारा पैटर्न मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। कोशिश करिए यार कि साथ साथ में 1.5x पे इसको चला करके लगातार देखते रहिए। राजस्थान से होने की वजह से मैं माफी चाहूंगा कि मेरा जो बोलने में थोड़ा सा क्या होता है कि मैं अटक जाता हूँ कहीं कहीं, क्योंकि हमारी हिंदी इतनी शार्प होती नहीं है। और जैसे मैं संदर्भ को संदर्भ या मैं कुछ और बोल देता हूँ, तो उस चीज के लिए भी मैं माफी चाहूंगा। बट मैं ट्राइंग, आई एम ट्राइंग टू लर्निंग। मैं सीखा भी हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ मैं, क्योंकि हमारा वर्ड स्ट्रोक थोड़ा सा अलग रहता है। तो अब बचपन से वही चीजें सीखता है तो अचानक से बदलेगा तो नहीं। बट वो कहते हैं ना कि भावनाएं समझो, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। बेटर कर रहे हैं और करेंगे। और जिस जिसको भी लगे कि हाँ मामला सही बैठ रहा है, मैं चाहता हूँ कि 1 to 1 और करें। अभी क्या होता है कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है मैं बता दूं, तो मुझे तो ये लगेगा कि हाँ ठीक है सबको समझ में आ गया। ज्यादा बेटर क्या रहेगा कि हम, जैसे गूगल मीट वगैरह है तो वहाँ पे स्क्रीन शेयर करके मैं आपको समझा दूंगा। तो आप लोग मुझे मैसेज करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर दिया कीजिए कि हाँ हमें जूम सेशन ज्वाइन करना है। तो जो भी कोई होगा वो जूम सेशन अगर मेरे साथ ज्वाइन करेगा तो हम वहां से फिर क्या करेंगे, क्लासेस शुरू कर लेंगे। अभी आर ओ का पेपर है मेरे दोस्तों का, उन सबका तो अभी तो शुरू हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता। पहले चल रहा था हमारा, बट अभी 11 के बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसमें शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो जो भी इंटरेस्टेड होगा अपन उसमें जूम में शामिल होंगे। जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए आप मुझे, और वहां से अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपन। ठीक है।